हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मेजर वर्क ऑफ जूरिस्ट के बारे में बात करेंगे। अब आप चैप्टर के टाइटल से समझिए, मेजर वर्क ऑफ जूरिस्ट। यहाँ पे वर्क को आप अंडरलाइन कीजिए, मतलब यहाँ पे बेसिकली कुछ थिंकर्स, कुछ जो फिलोसोफर्स हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, उनके कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपकी बुक में दिया गया है। और अगर आप अपनी बुक को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें साफ साफ बस ये बताया गया है कि इस थिंकर ने ये बुक लिखी है। लाइक एग्जांपल लेते हैं सेंट थॉमस एक्विनिस ने, तो इन्होंने कौन कौन से इनके हैं कमेंट्री ऑन द सेंटेंसेस, मतलब बताया गया है कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, या फिर किसी कोई थिंकर का कोई इंपॉर्टेंट पेपर वगैरह है तो उसके बारे में बात की गई है। अब बेसिकली ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट बुक में है और हमें सारी चीजें एक सीक्वेंस मैनर में कवर अप करना है और सिस्टमैटिकली सारी चीजें कवर अप करनी है, किसी भी चीजें को नहीं छोड़ना है। सो मेरी एक अप्रोच है इस चैप्टर को फिनिश अप करने की, इस चैप्टर को डील करने की एक अप्रोच है। वो अप्रोच ये है कि सपोज हमने देखा कि नेचुरल लॉ स्कूल है, नेचुरल लॉ स्कूल के ये 4 थिंकर है और इन चारों थिंकर्स की ये किताबें हैं या ये उनके पेपर्स हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। किसको रिवाइज करेंगे, हमने जो चैप्टर यूनिट 2 के चैप्टर 1 में पढ़ा था स्कूल्स ऑफ लॉ, उसमें हमने नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल लॉ स्कूल, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल, रियलिस्ट, ये जो हमने लॉ स्कूल्स पढ़ी थी, हम इनका एकदम ब्रीफ देखेंगे कि नेचुरल लॉ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स क्या है। तो यहाँ पे हम एकदम ब्रीफ में देखेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम इन थिंकर्स को देखेंगे और इन थिंकर्स के क्या क्या बुक्स हैं, क्या क्या पेपर्स हैं, उनको देखेंगे। अगर मैं सिर्फ ऐसा पढ़ दूं सेंट थॉमस एक्विनिस और रीड कर दूं कि सेंट थॉमस एक्विनिस ने लिखी है कमेंट्री ऑन द सेंटेंसेस ऑन बीइंग एन एसेंस अगेंस्ट दोज हु असेल द वर्शिप ऑफ गॉड एंड रिलीजन, अगर मैं ऐसा रीड कर दूंगा तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि केजी वाले बच्चे या सेकंड क्लास वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा है, फिर हम एक नजर इस पे डालेंगे। आपको इन थिंकर्स की बुक के नाम याद होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो इतना लोड मत लीजिएगा। जो दूसरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल लॉ स्कूल की। अब नेचुरल लॉ स्कूल में क्या देखा था, ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल बेसिकली बात करता है मॉरल प्रिंसिपल्स की, कि कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं और उनके बेस पे लॉ बनता है। मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि कुछ हायर प्रिंसिपल्स, जो भी लॉज हैं वो हमेशा उन मॉरल प्रिंसिपल के बेस पे होना चाहिए। नेचुरल लॉ स्कूल बेसिकली किसके बारे में बात करेगा, मोरालिटी के बारे में बात करेगा, मोरालिटी, रीजन, और किसके बारे में बात करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन रूल का भी रोल रहेगा। डिवाइन रूल मतलब भगवान के दिया गया रूल और कानून, डिवाइन रूल, ठीक है। इनके बेस पे होता है नेचुरल लॉ स्कूल, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो भी लॉ बन रहे हैं, जो भी सोसाइटी में लॉ बन रहे हैं, इन लॉ को मोरालिटी, रीजन, इन सब के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अगर कोई लॉ मॉरल नहीं है तो सिटीजन उस लॉ को फॉलो नहीं करें। ये भी क्या बोला है, ये भी नेचुरल लॉ स्कूल ने बोला है कि कोई लॉ मॉरल नहीं है तो सिटीजन उसको फॉलो नहीं करे, ठीक है। तो ये भी नेचुरल लॉ स्कूल्स के थिंकर्स ऐसा भी उन्होंने बोल दिया, मतलब कुल मिला के उन्होंने सारी चीज मोरालिटी से लिंक कर दी है। अब आप यहाँ पे थोड़े से एंशिएंट पीरियड में जाओ, ठीक है। ये स्कूल थोड़ा सा पुराना भी है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम पहले जमाने में चले जाओ तो पहले जमाने में मोरालिटी के बेसिस पे चीजें ज्यादा गवर्न होती थी ना, डिवाइन रूल के हिसाब से चीजें ज्यादा गवर्न होती थी, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स और उनके हिसाब से चीजें ज्यादा गवर्न होती थी। तो वही कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ स्कूल का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है उन सारी चीजों पे, ठीक है, या उन सारी चीजों का नेचुरल लॉ स्कूल पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब कौन कौन से थिंकर हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो थिंकर हैं वो है सेंट थॉमस एक्विनिस। उनके क्या क्या बुक्स वगैरह हैं, कमेंट्स ऑन द सेंटेंसेस ऑन बीइंग एन एसेंस अगेंस्ट दोज हु असेल द वर्शिप ऑफ गॉड एंड रिलीजन। ये सेंट थॉमस एक्विनिस के वर्क्स हैं। फिर दूसरे थिंकर कौन है, दूसरे थिंकर है लॉन फुलर, Law in Quest to Itself, Basic Contract Law, Problem of Jurisprudence, The Morality of Law, Legal Function and Autonomy of Law। ये इनके वर्क्स हो गए। फिर कौन से थिंकर्स हैं, फिर थिंकर है रोडोल्फ स्टैनमल, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, और उसके बाद में है जॉन रॉल्स, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉज ऑफ पीपल, जस्टिस एज एंड फेयरनेस। अब ये जो
जॉन रॉल्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम मॉडर्न थिंकर की कैटेगरी में भी डालते हैं। कुछ जॉन रॉल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। जॉन रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो थ्योरी ऑफ जस्टिस आप जब एनएलयूज वगैरह में जाएंगे, जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, तब आपको ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़नी पड़ेगी। चाहे अगर आप पॉलिटिकल साइंस से अपना ग्रेजुएशन करें या डायरेक्ट आप लॉ में भी, अगर आप लॉ से भी अगर आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये जॉन रॉल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनकी थ्योरी एकदम रिसेंट थ्योरी है, इन्होंने जस्टिस के ऊपर थ्योरी दी है, और उनकी जो जस्टिस की थ्योरी है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो इनकी बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉज ऑफ पीपल, जस्टिस एज एन फेयरनेस। उनकी जो जस्टिस की थ्योरी है उसी को हम लोग बोलते हैं जस्टिस एज अ फेयरनेस। क्लियर है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई, और नेचुरल लॉ स्कूल ने क्या बोला वो भी आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेचुरल लॉ स्कूल इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट करता है, और इंडिया में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसका जो कि नेचुरल लॉ स्कूल से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। हमने देखा था पहला प्रिंसिपल कौन सा था, कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। ठीक है, कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। और दूसरा प्रिंसिपल हमने क्या देखा था, दूसरा प्रिंसिपल ये देखा था कि अगर किसी को सजा देनी है तो एक बार उस इंसान की बात तो सुनी जाए। ठीक है, तो ये दूसरा प्रिंसिपल था उसका। क्लियर है। दूसरी लॉ स्कूल कौन सी है, दूसरी लॉ स्कूल है बेसिकली एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। अब एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ किस बारे में बात करती है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ बात करती है बेसिकली, ये बात करती है कि जो भी लॉ है वो सोवरेन ने बनाए हैं। हम साथ ही साथ देखो यहाँ पे रिवाइज भी कर लेते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में हमने बात कर ली, नेचुरल लॉ स्कूल को बाद में देखेंगे। अब आप यहाँ ले, यहाँ पे समझो एनालिटिकल लॉ स्कूल, एनालिटिकल लॉ स्कूल। एनालिटिकल लॉ स्कूल क्या बोल रहा है, एनालिटिकल लॉ स्कूल बोलता है कि जो भी लॉज हैं वो लॉज किसने बनाए हैं, वो लॉज बनाए हैं सोवरेन ने। वो लॉज किसने बनाए हैं, वो लॉज बनाए सोवरेन। सोवरेन मतलब जो सरकार है, सोवरेन मतलब जो किंग है। ठीक है, सोवरेन मतलब किंग। और यहाँ पे जो लॉज होते हैं ये मॉरल प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं बनते हैं। यहाँ पे जो राजा ने जो कानून बना दिया, ये वाली स्कूल क्या बोलती है कि जो राजा ने, जो सोवरेन ने जो कानून बना दिया वो कानून मान्य है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो सोवरेन ने जो कानून बना दिया वो कानून मान्य है। यहाँ पे मॉरल वॉरल प्रिंसिपल्स छोड़ो। तो आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, आज के टाइम में बेसिकली यही देखते हैं कि सरकार जो कानून बना देती है, सरकार जो लॉज बना देती है वो मान्य होते हैं, और जो भी सोवरेन ने कानून बना दिया वो मान्य हो जाते हैं। एनालिटिकल लॉ स्कूल बोलता है कि हमेशा एक पॉलिटिकल सुपीरियर होता है और एक पॉलिटिकल इंफीरियर होता है। पॉलिटिकल सुपीरियर क्या होता है, पॉलिटिकल सुपीरियर होता है कि बेसिकली जो सरकार है वो पॉलिटिकल सुपीरियर का काम कर रही है क्योंकि वो लॉज बना रही है, और हम पॉलिटिकल इंफीरियर जो सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकल इंफीरियर है। वो पॉलिटिकल इंफीरियर कैसे हैं कि हमें सरकार का हर कानून फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसा कि नेचुरल लॉ स्कूल ने बोल दिया था कि अगर कोई भी कानून मॉरल प्रिंसिपल के आधार पे नहीं हो, कोई भी कानून मॉरल प्रिंसिपल के आधार पे नहीं होंगे तो आप उस कानून को फॉलो मत कीजिए, आप उस कानून को फॉलो करने से मना कर दीजिए। लेकिन एनालिटिकल लॉ स्कूल क्या बोलता है, एनालिटिकल लॉ स्कूल बोलता है कि अगर कोई भी इंसान कानून को फॉलो नहीं करेगा तो क्या मिलेगा उसको, तो उसको मिलेगा पनिशमेंट। और पनिशमेंट कौन देगा, अगर कोई भी इंसान कानून फॉलो नहीं करेगा तो पनिशमेंट हमेशा सोवरेन देगा, दैट इज गवर्नमेंट। पनिशमेंट हमेशा सोवरेन पनिशमेंट देगा। ठीक है, मतलब कि जो आज के टाइम में आप इसे लिंक करो कि कोई भी कानून फॉलो नहीं करता है तो सरकार पनिशमेंट देती है। सरकार के बिहाफ पे कौन पनिशमेंट देता है आज की तारीख में, सरकार के बिहाफ पे अगर आज आप देखो तो पुलिस पनिशमेंट देती है अगर कोई भी कानून फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये है बेसिकली एनालिटिकल स्कूल का कहना। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जेरेमी बेंथम की। जेरेमी बेंथम क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन और द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन। ये बेसिकली उनके वर्क्स हैं। और जेरेमी बेंथम ने क्या किया था, जेरेमी बेंथम ने एक प्रिंसिपल दिया था। कौन सा प्रिंसिपल दिया था, जेरेमी बेंथम बेसिकली प्रिंसिपल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। कौन सा देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इसमें क्या बोला गया था, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब यहां पे बेसिकली पर्पस ये था
पर्पस ये था कि कोई भी कानून बन रहा है तो वो मैक्सिमम हैप्पीनेस पे बनना चाहिए, जो भी सिटीजन्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स मतलब उस लॉ से खुश होना चाहिए। कभी भी कानून बनता है तो हम हर सिटीजन को खुश नहीं कर पाते। सरकार जितने भी सिटीजन्स है क्या उनको खुश कर पाती है? जी नहीं, सरकार सारे सिटीजन्स को खुश नहीं कर सकती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए कि मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमम फ्रिक्शन कह दो उसको, या मैक्सिमम हैप्पीनेस कह दो और लीस्ट नंबर ऑफ पेन कह दो उसको। इस स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, बट उसका मेन पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो और कम से कम लोग उस लॉ से नाराज़ हो। कुछ ना कुछ लोग तो हमेशा उस लॉ से नाराज रहेंगे, लेकिन नाराज रहने वाले लोगों की संख्या कम होनी चाहिए और खुश रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा जेरेमी बेंथम का कहना है। और उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहते हैं उनके इस थ्योरी को, ठीक है। Then John Austin, the province of jurisprudence determine lectures on jurisprudence. जॉन ऑस्टिन क्या बोलते हैं? जॉन ऑस्टिन यही बोलते हैं कि जो लॉ है वो बैक्ड बाय द सोवरेन होता है और अगर उस लॉ को कोई फॉलो नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। जो लॉ है वो पॉलिटिकल सुपीरियर बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? वो पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए बनाते हैं। और जो एनालिटिकल लॉ स्कूल है वो सीधा सीधा किसको क्रिटिसाइज करता है? वो सीधा सीधा क्रिटिसाइज करता है नेचुरल लॉ स्कूल को। क्लियर है? Then HLA Hart, the concept of law, liberty and morality, the morality of criminal law, punishment and responsibilities, essay in jurisprudence and philosophy. ये उनके वर्क्स हो गए। Then Matthew H.K. Karner, defense of legal positivism without ट्रिमिंग्स। अब बेसिकली देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म से आपको ये समझना है, इनका ये कहना है कि जो लॉज हैं वो मैन मेड हैं, कोई मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। जो लॉज हैं वो इंसानों ने बनाए हैं और इंसान अपने लिए खुद बनाते हैं। जो सरकार है वो भी तो इंसान ही है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि जो लॉ है वो मैन मेड है, वो पॉजिटिविज्म पे बेस्ड है। क्लियर है? ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। देन आता है हिस्टोरिकल लॉ स्कूल। हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में है सैविगनी, द लॉ ऑफ पोजिशन ऑन द वेकेशन ऑफ आवर एजेस फॉर लेजिस्लेशन एंड जुरिस्प्रूडेंस। ये उनका वर्क है। अब बेसिकली सैविगनी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि जो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल होती है वो बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड होती है। सबसे पहले वो सोसाइटी की कंडीशंस को देखते हैं। वो बोलते हैं कि जो सारी कंट्रीज़ होती हैं, सारी कंट्री की अपनी अपनी नीड्स हैं, ठीक है। सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी यहाँ पे नीड्स हमें देखने को मिलती है। हर कंट्री की अपनी अपनी नीड्स है और कंट्री में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग लॉज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उनका ये कहना है कि मान लो जो नेचुरल लॉ स्कूल है, नेचुरल लॉ स्कूल क्या बोल रहा है? नेचुरल लॉ स्कूल ये बोल रहा है कि कुछ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल है ना, यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल, ये नेचुरल लॉ स्कूल का कहना है और इस प्रिंसिपल पे बेस्ड लॉ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल है वो बोलते हैं कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल नहीं होते हैं, सोसाइटी की नीड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी लॉ बनने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री या पूरा विश्व इतना बड़ा है, क्या एक लॉ सभी जगह एप्लीकेबल हो सकता है? जी नहीं, एक लॉ सभी जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। हर जगह अलग अलग लॉ, हर जगह अलग अलग लॉ होते हैं। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि लोगों की नीड अलग है, वहाँ की सोसाइटी की नीड अलग है। और कोई भी लॉ बनता है तो बहुत सारी कंडीशंस उसमें देखी जाती है। कौन कौन सी कंडीशंस देखी जाती है? उसमें जो कंडीशंस देखी जाती है, सबसे पहले नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की नीड क्या है वहाँ पे। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे देखी जाती है, पुराने कस्टम्स वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे क्या कस्टम्स वगैरह चले आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखे हुए हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और फिर लॉ बनता है। जो लॉ होता है वो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होगा, हर जगह का अलग अलग लॉ होता है क्योंकि हर जगह की अलग अलग कंडीशन है। ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ का कहना था। जस्ट मैंने आपको ब्रीफ में क्रक्स बताया है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो इसके एकदम डिटेल्ड में वीडियोस बने हुए हैं। जितने भी स्कूल्स ऑफ लॉ हैं वो उनके डिटेल में वीडियो बने हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। देन हेनरी मेन की कौन से हैं? हेनरी मेन की बुक है एंशिएंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पॉपुलर, ठीक है। ये हेनरी मेन्स के कुछ वर्क्स हैं। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल में हमें देखना है रॉस्को पॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है
वो क्या बोलते हैं, बेसिकली सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का कहना है कि जो लॉज होते हैं वो सोसाइटी में चेंज की आवश्यकता, सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। और लॉ का पर्पस क्या होता है, लॉ का पर्पस होता है कि हम सोसाइटी में चेंज लेके आए, लॉ के माध्यम से पूरे सोसाइटी में चेंज हो, ठीक है। और लॉ हमेशा सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग बनता है। रॉस्को पॉन्ड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग से क्या मतलब था, सोशल इंजीनियरिंग से मतलब था कि जैसे इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, इंजीनियर्स ले लो, साइंटिस्ट ले लो, बेसिकली एक ही कैटेगरी, ठीक है। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करते हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस हिसाब से वो चीज़ों का आविष्कार करते हैं। एक चीज़ खोज लेते हैं तो फिर दूसरी चीज़ पे चल जाते हैं, कि कहीं पे भी स्टेबल नहीं होते ना, एक चीज़ की खोज हो गई तो दूसरी चीज़ देखेंगे, दूसरी चीज़ की खोज हो गई तो तीसरी चीज़ देखेंगे, ये चीज़ें होती है। तो वैसे ही रॉस्को पॉन्ड बोलते हैं कि जो लॉज होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग का काम करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का कैसे काम करते हैं कि जो लॉज जो होते हैं वो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। लॉ का पर्पस क्या होना चाहिए, लॉ का पर्पस होना चाहिए सोशल चेंज। लॉ का पर्पस क्या होना चाहिए, लॉ का पर्पस होना चाहिए कि सोसाइटी में जितनी भी समस्याएं हैं वो लॉ के माध्यम से निपटाई जाएं, ठीक है। और हमें ऐसे लॉज का रिसर्च करना चाहिए बार बार कि ये जितनी भी समस्या है उन सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ हल ढूंढ सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली रॉस्को पॉन्ड का कहना था। फिर हमने देखा कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं और उस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को स्टेबल करना किसका काम होता है, उस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को स्टेबल करने का काम होता है लॉ का। अब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कैसे है, आपके कुछ अलग इंटरेस्ट है, मेरे कुछ अलग इंटरेस्ट है। भैया आप लोग चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पे कानून बनाए और उस चीज़ पे कानून बनाने से मुझे कहीं ना कहीं समस्या है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। सोसाइटी में कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने सारे लोग हैं, ठीक है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होता है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। तो सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का मेन पर्पस ये है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं वो कम करे, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होने दो। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो वो हैं लॉ है उनका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि लोगों को एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। थोड़ी सी गले में खराश है, उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है, अपने को पढ़ाई करनी है, ठीक। बेसिकली लॉ का पर्पस ये होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहें। जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो बात करती है कि जो लॉज हैं, ठीक है, वो लॉ ऐसे बनाए जाएंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट होगा, तीसरा इंसान चौथे इंसान पे डिपेंडेंट होगा और ये एक पूरी चेन बनती है। तो सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का पर्पस एक ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लॉ के माध्यम से लोगों को एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट करते जाएं और सोसाइटी में एक हार्मनी स्टैब्लिश हो, ये एक यहाँ पे पर्पस है। देन ड्विगेट का क्या वर्क है, ड्विगेट का वर्क है ट्रीटीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देन इग्वेन एनरिच, इनका क्या कहना है, इनका कहना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। देन रुडोल्फ वॉन आयरिंग, लॉ एज अ मीन्स टू एंड द स्ट्रगल फॉर लॉ। लॉ एज एन मीन्स टू एंड का मतलब क्या है कि जो भी समस्याएं हैं सोसाइटी में उसका एंड लॉ लेके आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट और देखा था, मैन इन एसोसिएशन। मैन इन एसोसिएशन मतलब जो लोग हैं वो सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, और एक टर्म दिया गया था लिविंग लॉ। उसका क्या मतलब है, उसका लॉ ये है कि बेसिकली लॉ का मतलब ये है यहाँ पे सोसाइटी में वही वाली चीज़ें कि जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उन इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना और उन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट से लॉ निकालना ताकि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, ठीक है। तो आपको सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल भी क्लियर हो गया होगा। देन रियलिस्ट लॉ स्कूल, ये हमारा लास्ट लॉ स्कूल है। रियलिस्ट लॉ स्कूल क्या बोलता है, रियलिस्ट लॉ स्कूल बेसिकली बोलता है कि जो लॉज बनते हैं वो जजेस बनाते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं कि कौन लॉ बना रहा है, कि लेजिस्लेशन लॉ बना रहा है, पार्लियामेंट लॉ बना रही है, फलाना ढिमका लॉ बना रहा है, कुछ नहीं है। आज की तारीख में वो आज की तारीख की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि आज की तारीख में जो लॉज बना रहे हैं वो जजेस बना रहे हैं। जजेस कैसे लॉ बना रहे हैं, जजेस अपने जजमेंट्स के माध्यम से लॉज बना रहे हैं। वो जजमेंट्स देते हैं, वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और एक नया लॉ दे देते हैं। तो जजेस अपने इंटरप्रिटेशन के माध्यम से लॉज बना रहे हैं। ये वाली चीज क्लियर हुई। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज आपको और यहाँ पे ये समझना है कि जो जजेस होते हैं, यहाँ पे रियलिस्ट लॉ स्कूल में हमें ये बताया गया था कि जो जजेस होते हैं डिसीजन देते टाइम उनका अपना जो
बैकग्राउंड रहता है। बैकग्राउंड कैसे, उनकी पॉलिटिकल सोच क्या है, उनकी इकोनॉमिक सोच क्या है, उनकी साइकोलॉजिकल सोच क्या है, उनकी सोशियोलॉजिकल सोच क्या है। तो जजेस का एक पूरा इंपैक्ट, जजेस की लाइफ का एक्सपीरियंस उनके जजमेंट पे पड़ता है और इसी हिसाब से वो लॉ बनाते हैं। हम जो हमेशा कहते हैं ना कि मतलब हमारा अतीत या फिर हमारी सोच का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों पे, तो यहाँ पे जजेस के माध्यम, जजेस के केस में भी यही हुआ है कि जजेस की पूरी लाइफ हिस्ट्री या जजेस ने किस तरीके के जजमेंट दिए, जजेस के क्या ओपिनियन है सोशल इश्यूज को लेके, वो सब इम्पैक्ट करते हैं। तो बेसिकली रियलिस्ट लॉ स्कूल किसका अपोजिट है? रियलिस्ट लॉ स्कूल है आइडियलिज्म के अपोजिट, आइडियलिस्ट के अपोजिट है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जजेस हैं वो लॉ बनाते हैं। जजेस जब भी संविधान को इंटरप्रेट करते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन के दौरान वो कुछ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। ठीक है, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन से मतलब जैसे ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है क्योंकि ये सच एग्जाम्पल एक तरीके से, जजेस ने बहुत टाइम तक देखा कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, ये बहुत टाइम तक कोर्ट ने देखा। अब जब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो एक दिन जजेस के मन में आया कि सरकार से तो कुछ नहीं होने जाना रहा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के साथ में आ गई कि शहर के बाहर जो हाईवेज वगैरह, मतलब जो हाईवेज वगैरह होते हैं उन पे शराब के ठेके नहीं हो सकते, जो अल्कोहल मिलता है वो हाईवे के ऊपर नहीं हो सकते, थोड़ा अंदर हो तो भले ही चलेगा। तो उन्होंने पहले सरकार का वेट किया, लेकिन सरकार नहीं कर रही तो जजेस को मैदान में उतरना पड़ा। ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती है, वो देखते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है क्रिमिनल्स वगैरह के खिलाफ, जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं, तो जजेस अपने ही कोई जजमेंट देते टाइम आ जाते हैं कि नहीं भैया तुम लोग चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो जजेस पहले देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जजेस देखते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है तो फिर जजेस खुद लॉ बना देते हैं। और जजेस का लॉ बनाने का मतलब यह है कि जजेस ने कोई भी जजमेंट दी तो वो जजमेंट लॉ का काम करती है, क्योंकि जजेस ने कोई भी जजमेंट दी तो वो मान्य होती है, वो हम सभी को मानना पड़ता है। तो रियलिस्ट लॉ स्कूल के कौन कौन से थिंकर्स हैं उन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले है फ्रैंक क्या कह रहे हैं? लॉ एंड द मॉडर्न माइंड्स, कोर्ट्स ऑन ट्रायल एंड जस्टिस ओलिवर एंड विंडल होम्स, ये इनका कौन सी बुक है? द कॉमन लॉ। तो बेसिकली ये दो थिंकर्स जुड़े हुए हैं रियलिस्ट लॉ स्कूल से। रियलिस्ट लॉ स्कूल सबसे नई लॉ स्कूल मानी जाती है। क्लियर है? आई होप इस वाले चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीके से ये हमारा रिवीजन हो गया। इस चैप्टर में था बेसिकली ये कि कौन से थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है, कौन सा वर्क है उनका मेजर इंपॉर्टेंट वर्क है वो था। तो उसका हमने क्या थोड़ा सा एडिशन करके थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया उसे, और हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी इस पूरे चीज़ों में उन सबको हमने रिवाइज कर लिया। इसी के साथ हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। यूनिट 2 में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको रिवाइज करना है अच्छे से, और जो जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही है उस चीज़ को आप और अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगता है। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आपको गूगल पे magnetbrains.com लिखना है, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स ही लिखेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ 2-3 वेबसाइट आपको नजर आएगी गूगल पे। तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी अपने फोन या आपके लैपटॉप पे, जिसमें नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जिसमें सभी क्लासेस यहाँ पे मेंशन है। क्लास 12th 11th 9th NCERT एग्जाम्पलर है 6 to 12th, और एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग में कुछ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह है जिससे कि आप लोग अपने नॉलेज को इनहेंस कर सके। सपोज आपने यहाँ पे क्लास 11th पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11th पे क्लिक करते हैं, क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हों, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो। क्लास 11 के जितने भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बन चुके हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आप क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक करते हैं तो क्लास 11 के लीगल स्टडीज के जितने भी वीडियोस हैं वो सभी आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मिलेंगे, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो जैसा कि मैंने अभी आपको लीगल स्टडीज का बताया, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस इसी तरीके से अरेंज है, हर क्लासेस में वीडियो इसी तरीके से अरेंज है। सो आप जहां से कंफर्टेबल है, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट उसका सोल्यूशन है। मैग्नेट ब्रेन्स
ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आपको जहाँ से लगे आप वहाँ से पढ़ाई कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।